आवाज नहीं आ रही आपकी।
देखिए आप आ नहीं रही क्लास में, तो देखिए आप।
बस। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वेरिएशन मेजर्स हम क्यों करते हैं। लाइक ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि अगर आपके पास दो डिफरेंट डेटा सेट्स हों, दो डिफरेंट डेटा सेट्स, इट मे बी पॉसिबल कि दोनों डेटा सेट्स के मीन्स जो हैं वो एक जैसे हों। अगर आप फर्स्ट डेटा की बात करेंगे तो इसका मीन, और सेकंड डेटा की बात करेंगे तो इसका मीन, दोनों के दोनों डेटा सेट्स के मीन्स जो है वो एक जैसे ही हैं। लेकिन अगर आप कहें जी कि चूंकि मीन एक जैसे हैं, उनकी एवरेज एक जैसी है, तो इट मीन्स कि वो डेटा सेट भी शायद एक जैसे ही हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर पहले डेटा को देखें तो वैल्यूज है 49, 50 और 51। दूसरे डेटा को देखें तो वैल्यू है 0, 50 और 100। और मैंने एग्जांपल दी थी कि फर्ज करें ये तीन बैट्समैन, दो बैट्समैन का ही कंपैरिजन है, तो एवरेज तो फिर दोनों की 50 बनती है। और शायद आप कह दें जी एवरेज चूंकि दोनों की 50 बनती है तो दोनों डेटा सेट्स तो फिर एक जैसे ही हैं। एवरेज कंप्लीट डेटे की पिक्चर नहीं बताती। देखें, हमने कोशिश क्या करनी है, हमने वो स्टैटिस्टिकल टूल इस्तेमाल करने हैं, यूज करने हैं जो डेटा की ट्रू पिक्चर आपको जो है वो नजर आए। तो आप कह लें कि जो मीन होता है, एवरेज होती है, वो डेटे की सिर्फ आपको एक साइड दिखाती है, यानी कि सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज तो बता देती है, लेकिन ये शायद एक्सप्लेन नहीं करती कि उस डेटा की इंटरनल वेरिएबिलिटी क्या है। लाइक कल मैंने एक छोटी सी एग्जांपल कोट की थी कि अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली के जो बिल हम यूज करते हैं, ये मुझे दे ब्लैंक स्लाइड नहीं खोली, एक ब्लैंक खोल दें। जस्ट अ मिनट जी, वेट करेंगे आप। इसको नीचे से चले। अच्छा, कल मैंने एक एग्जांपल दी थी। फर्ज करें फैसलाबाद की जो इलेक्ट्रिक कंपनी है फेस्को, वो कुछ दिन तो आपको 180 वोल्ट बिजली के प्रोवाइड करती हैं, कुछ दिन 260 वोल्ट। और हमें पता है कि इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए ठीक है जी। और अगर आप इनकी एवरेज करना चाहते हैं तो डिवाइड करके, और उसे अगर आप 2 पर डिवाइड कर दें तो इनकी एवरेज जो बनती है 220 वोल्ट। तो फैसलाबाद की जो इलेक्ट्रिक कंपनी है जो बिजली सप्लाई करती है, वो कहती है देखिए जी 220 वोल्ट चाहिए होता है तो 220 वोल्ट ही तो आ रहा है। यानी कि एक दिन 180 वोल्ट जो कि एक स्टैंडर्ड वोल्ट से कम है, और एक दिन एक्स्ट्रा, जैसे नहीं बिजली आप घरों में देखेंगे कि सम टाइम बहुत ज्यादा वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो शायद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए दोनों ही डेंजरस है। लेकिन अगर डेटे की दूसरी साइड देखें, लेट्स सपोज लाहौर वाले हैं, वो कहते हैं जी कि हम जो एक दिन तो हमने 219 वोल्ट जो है वो बिजली जा रही थी, और कुछ दिन वो कह रहे हैं कि 221। अगर आप इनकी एवरेज करें, मीन फाइंड करें, तो मीन तो इनका भी 220 वोल्ट ही है। फैसलाबाद वाले कहते हैं जी हम भी तो 220 वोल्ट ही एवरेज पे दे रहे थे। अब देखिए एक दिन 180, एक दिन 260, दोनों ही शायद ठीक नहीं थे, एवरेज तो 220 ही बनती है। लेकिन जो दूसरी कंपनी है, एक दिन 219 है, एक दिन 221 है,
एवरेज उनकी जो है वो भी 220 ही बनेगी। तो इस हिसाब से कि मीन तो दोनों डेटा सेट का सेम है, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो ये इंटायरली डिफरेंट है। क्या चीज डिफरेंस आ रही है? इनमें स्प्रेड ऑफ वैल्यूज का डिफरेंस आ रहा है कि यहां पर वैल्यू अपने मीन से काफी ज्यादा वेरी कर रही है, उसमें डिस्पर्शन काफी है, लेकिन यहां जो वैल्यूज हैं उनकी अपने मीन से कोई बहुत ज्यादा डिस्पर्शन नहीं है। तो इस हिसाब से कि हम कह सकते हैं कि डेटा सेट को सिर्फ मीन देख के ही डिसाइड नहीं करना, डेटा सेट का मीन देख के डिसाइड नहीं करना, उसकी डिस्पर्शन, उसकी वेरिएबिलिटी, इनसाइड वेरिएबिलिटी उसमें क्या आ रही है वो भी आप लोग जो है वो डिसाइड करते हैं। जैसे ना फर्ज करें कुछ स्टॉक मार्केट है, उसमें शेयर है, एक शेयर है, उसकी प्राइस बड़ी फ्लक्चुएट करती है, कभी उसकी प्राइस 100 रुपए पे चले जाती है, कभी उसकी प्राइस 10 रुपए पर आ जाती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन उसकी प्राइस में हो रही है। एट द एंड जब वो आप वो फर्ज करें उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा है, लेकिन जो एट द एंड उसकी मीन प्राइस पर स्टॉक खत्म होता है वो 50 है, लेकिन एक शेयर है वो कभी 49 पे चला जाता है, कभी 51 पर आ जाता है, बस इधर ही इधर वो मूव करता है, उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती, तो एवरेज प्राइस तो उसकी भी 50 ही है। जबकि जो पहला शेयर है उसमें तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, बहुत ज्यादा स्प्रेड है, हो सकता है कोई इसको परचेज करे और बड़े रिस्क पर हो, लेकिन दूसरा जो है वो शेयर उसकी प्राइस को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि हमें डेटा की सिर्फ मीन ही नहीं देखना चाहिए, वो सिर्फ तस्वीर का जिसे कहते हैं ना एक रुख है, हमें उसका दूसरा रुख भी देखना चाहिए। इंटरनल वेरिएबिलिटी जो है वो भी इंटरनल वेरिएबिलिटी को भी हमें जो है वो ट्रेस करना चाहिए। जैसे कोई शख्स है, आप उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हो कि जी वो बड़ा अच्छे तरीके से बोल रहा है, लेकिन आप उसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखें। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख के आप डिसाइड कर लें कि नहीं जी ये आइडियल पर्सन है, मे बी वो बोलने में ठीक हो लेकिन एक्ट करने में और बाकी चीजें करने में शायद वो इतना ज्यादा एक्यूरेटली ना हो, तो फिर हम इसे तो नहीं कह सकते कि ये आइडियल पर्सन है, वो सिर्फ बोलने में ठीक है, उसका जो एक्ट है वो जो झूठ बोलता है, ये बाकी एक्ट है, तो इसलिए मीन सिर्फ एक है। अब बात थी कि डेटे की वेरिएशन को मेजर कैसे करेंगे। देयर आर टू वेज, सम आर द एब्सोल्यूट मेजर्स एंड अदर वन आर द रिलेटिव मेजर्स। जब हम एब्सोल्यूट मेजर्स की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट मेजर से मुराद हम ये लेते हैं कि ये ऐसे मेजर्स हैं जब आप इनको डेटे की वेरिएबिलिटी मेजर करेंगे तो उस आंसर्स के साथ ओरिजिनल यूनिट्स आएंगे जो डेटा सेट्स के होंगे, सेम यूनिट्स एज द यूनिट्स ऑफ द डेटा, ठीक। लेकिन जो रिलेटिव मेजर्स हैं वो यूनिटलेस मेजर्स हैं, इनके कोई साथ मेजरिंग यूनिट्स नहीं आएंगे। और कल भी एक थोड़ा सा डिस्कशन ये की थी कि अगर वेट का डेटा सेट नोट किया गया है किलोग्राम्स में, हाइट का डेटा सेट मेजर किया गया है फीट में या इंचेस में, और आप वेरिएशन मेजर कर रहे हो, तो इसके साथ जो भी यूनिट आएंगे वो 2 kg आएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल डेटा के यूनिट्स हम इसके साथ, मैं आपसे अभी कोई फार्मूला नहीं डिस्कस कर रहा, फार्मूले आज हम पढ़ेंगे। अब मैंने एक मेजर यूज की है और उस मेजर्स के अकॉर्डिंगली जब आपने उसका फार्मूला यूज किया, आपने उसकी कैलकुलेशन की और कह दिया कि इसमें जो वेरिएबिलिटी आ रही है दैट इज द वेरिएशन, वो 2 kg, यानी कि उसके यूनिट्स जो हैं वो एग्जैक्टली वही यूनिट्स होंगे जो के ओरिजिनल डेटा सेट्स के यूनिट्स होंगे। सिमिलरली जो दूसरा डेटा सेट है हाइट का इंचेस में, अब इसमें अगर आप लेंगे तो आंसर आ जाता है 3 इंचेस। और अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि स्टूडेंट आपस में वेट वाइज ज्यादा वेरी कर रहे हैं या हाइट वाइज उनमें ज्यादा वेरिएशन है, वेट वाइज वेरिएशन 2 kg आ रही है और हाइट वाइज वेरिएशन 3 इंचेस आ रही है, इनको तो कंपेयर कर भी नहीं सकते ना। 1 kg इज अ बिगर नंबर और 1 इंच इज अ बिगर नंबर, दोनों डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इनका वेरिएशन कंपैरिजन इसलिए नहीं कर पा रहे कि वेदर 2 kg इज अ बिगर वैल्यू और 3 इंचेस इज अ बिगर वैल्यू, इस हिसाब से आप जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमें रिलेटिव मेजर्स पर मूव करना होता है। रिलेटिव मेजर्स यूनिट फ्री हैं, इसके साथ कोई मेजरिंग यूनिट्स नहीं आते। ये नहीं कि हम लिखते नहीं हैं, हम लिखते हैं, लेकिन इसका फार्मूला जो बना हुआ होता है वो रेशो फॉर्म में बना हुआ होता है। फर्ज करें ऊपर आ जाता है 10 kg, नीचे आ जाता है 5 kg,
ये इससे कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 2 विदाउट एनी यूनिट्स। रेशो फॉर्म में ये होगा, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, वो यूनिट लेस क्वांटिटी जो है वो आ जाएंगी। अच्छा, इनको शामिल करना है कि जो लोग वेटिंग रूम में हैं। आसिफ, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आसिफ अली, तो इस तरह से हम कुछ एब्सोल्यूट मेजर्स और कुछ जो हैं वो हम रिलेटिव मेजर्स जो हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी यूनिट। तो ये दो उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब जो बात हम करेंगे कि इनको मेजर कैसे करना है, तो सबसे पहले हम जरा एब्सोल्यूट मेजर्स देखेंगे, फिर रिलेटिव मेजर्स पर आएंगे। तो 4 मेथड्स हैं एब्सोल्यूट मेजर्स वेरिएशन कैलकुलेट करने के। जिस तरह से एवरेज कैलकुलेट करने के हमने कहा था 5 डिफरेंट मेथड्स हैं, इसी तरह से एब्सोल्यूट मेजर्स कैलकुलेट करने के भी 4 मेथड्स हैं, और ये अल्टरनेटिव्स नहीं है। तो बात अल्टरनेटिव्स का मतलब ये होता है कि जी ये 2 डिफरेंट फार्मूले हैं, 2 डिफरेंट वे से कैलकुलेशन है, लेकिन एंड प्रोडक्ट दोनों की सेम ही है, वो होते हैं अल्टरनेटिव। तो बिल्कुल ये अल्टरनेटिव्स नहीं है। इसमें जाहिर है किसी कोई फार्मूला किसी जगह पर ठीक रहता है, कोई फार्मूला किसी जगह पर ठीक रहता है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि छोटी गाड़ी सुजुकी या इस तरह से और टोयोटा बड़ी गाड़ी, कौन सी गाड़ी अच्छी होती है, अब ये डिपेंड करती है सिचुएशन पे। अच्छे तो शायद दोनों ही है। अगर आपने लोकल मूव करना हो, शहर में जाना हो, रश होता है, तो आप कहते हो यार छोटी गाड़ी ले जाए, वो ज्यादातर तो खड़ा ही रहना पड़ता है, तो स्मॉल कार इज अ गुड कार। लेकिन अगर आपने ज्यादा लंबे सफर पे जाना है, इस्लामाबाद वगैरह पे जाना है या इस तरह से जाना है, तो आप कहते हैं यार छोटी गाड़ी है, इसका इंजन हीट अप हो जाता है, गर्मी लगती है, एसी अच्छा होना चाहिए, तो फिर आप प्रेफर करते हो बड़ी गाड़ी को। तो आप देखें सिचुएशन पे डिपेंड किया ना कि कौन सी गाड़ी अच्छी होती है। तो इस तरह से ये मत कहिएगा कि ये जो 4 फार्मूले कौन सा अच्छा होता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हो सकता है किसी फार्मूले में सिर्फ एक खूबी हो और उसमें 99 खामियां भी हों, लेकिन जो खूबी उसमें है वो किसी और में नहीं है, और जिस जगह पर आपने फार्मूला इस्तेमाल करना उसमें आपको वही खूबी चाहिए, तो फिर आप उसकी 99 मिस्टेक्स को छोड़ेंगे, क्योंकि उसकी जो खूबी है वो किसी और में है ही नहीं, और वो जो मिस्टेक्स हैं या जो ड्रॉबैक्स हैं उसके वहां पर हमें को कुछ नहीं कहते। ठीक है ना, एक आदमी है, वो फर्ज करें मैंने उसे अपनी जॉब पे रखना है, और मैं किसी को कहता हूँ यार कोई आदमी दो, मैंने उसे अपनी जॉब पे रखना है, तो कोई मेरा दोस्त मुझे कहता है यार मैं एक शख्स आपको बता भी दूं, लेकिन उसमें ना बड़ी खामी है, वो चोरी करता है, वो झूठ बोलता है, वो ये है वो है। तो मैं कहता हूं कि यार उसको कोई एक आध खूबी भी है, तो वो कहता है हाँ यार उसकी खूबी ये है कि अगर तुम उसे ये कहोगे कि 8 बजे तुमने दुकान पर आना है, लाइक मेरी दुकान है, तो वो बिल्कुल 8 बजे आ जाएगा, यानी कि टाइम का बड़ा पाबंद है। बाकी वो झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, व्हाटसोएवर, बहुत सारी उसमें खामी है, बस एक खूबी है टाइम का पाबंद है। तो मैं कहूंगा ओके यार वही शख्स मुझे चाहिए जो टाइम का पाबंद हो, इसलिए कि मेरी जो नेचर ऑफ जॉब है उस शख्स ने और कुछ नहीं करना, मेरी दुकान खोलनी है, कस्टमर आने हैं, उसने सिर्फ ऑर्डर की बुकिंग करनी है, ना किसी से पैसे लेने हैं, ना किसी को सामान डिलीवर करना है। तो मुझे इससे क्या है, वो चोरी करता, क्या चोरी करना, कुछ भी नहीं, उसके पास एक कॉपी है और एक कागज है और उसके ऊपर वो ऑर्डर लिखता जा रहा है। मैं जब दुकान पर आऊंगा तो मुझे कहेगा अच्छा जी ये ऑर्डर आए हैं, पैसे भी मैंने लेने हैं, सामान भी मैंने डिलीवर करना है, तो इट मीन्स कि उसका काम तो सिर्फ ऑर्डर लिखना है।
लेकिन मेरे बिजनेस की कामयाबी इसी में है कि मेरी दुकान 8 बजे खुली होती है। हर कोई शख्स कस्टमर जब मार्केट विजिट करता है वो कहता है यार फलां शख्स की दुकान पे जाते हैं और कोई दुकान खुली ना हो तो वो है। तो इसका मतलब है मेरा जो मुलाजम है उसमें 99 डिसएडवांटेजेस हैं, सिर्फ एक एडवांटेज है कि वो टाइम पर आता है और मैं उसको वहां पर जो है वो प्रेफरेबली जो है वो ये काम करूंगा। तो इसका मतलब जब ये हो गया कि ये मत कहिएगा कि आपकी बुक्स में फला फला फार्मूले लिखे हुए हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं और आप कहें जी इसके 12 डिसएडवांटेज हैं तो ये क्यों यूज करना है। भाई उसका जो एडवांटेज है, जो उसकी खूबी है वो किसी और में नहीं है और मुझे यही खूबी जो है वो एक्चुअली रिक्वायर है, तो फिर मैं उसी को ही ये चीज जो है वो प्रेफरेबली यूज कर सकता हूँ। तो इसलिए हर फार्मूले का अपना कोई ना कोई बेनिफिट है, कोई ना कोई एडवांटेज है एंड देन डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेंज, द रेंज ऑफ द डेटा सेट इज द डिफरेंस between the largest and the smallest values in the data. The range of the data set is the difference between the largest and the smallest data values. Largest and the smallest data value. Like X data, largest minus X data, that is the smallest. Just enough. कि जी आप बस डेटा की दो वैल्यूज लें, एक सबसे बड़ी एक सबसे स्मॉल वैल्यू, एंड देन उनका रेंज कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल दी जा रही है, द फॉलोइंग डेटा सेट रिप्रेजेंट्स द प्लॉट हाइट इन सेंटीमीटर फॉर टू वैरायटीज ऑफ व्हीट, पाक 81 एंड लू 26। जैसे गाड़ियों के मॉडल होते हैं, गाड़ियों के नाम भी होते हैं, तो हम तो शायद समझते हैं कि ये व्हीट जो गंदम हम खाते हैं वो एक ही तरह की है, तो इनकी भी डिफरेंट जो है वो वैरायटीज होती हैं। फर्ज करें व्हीट की दो वैरायटीज हैं, एक जो है वो पाक 81 वैरायटी है और दूसरा जो है वो वैरायटी जो है वो लू 26 है। तो दो वैरायटीज हैं, एक पाक 81 है और एक लू 26 वैरायटीज है। तो पाक 81 और लू 26 ये दो टाइप की वैरायटीज हैं और इनके जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स की जो हाइट है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। पाक 81 के जो प्लांट्स हैं उनकी हाइट यहां मेंशन की गई है, दूसरा लू 26 के प्लांट्स हैं और उनकी हाइट यहां पर जो है वो मेंशन की गई है। अब डेटा की रेंज आपने कैलकुलेट करनी, लाइक में दो डेटा सेट्स हैं, एक ये डेटा सेट है और एक ये डेटा सेट है। अब जब डेटा की फर्स्ट डेटा की रेंज कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 90 चूंकि हाईएस्ट वैल्यू है, 80 स्मॉलेस्ट वैल्यू है और आंसर आ जाएगा 10। देखें ये 90 cm है, 80 cm है, डिफरेंस करेंगे तो 10 cm ही आएगा ना, क्योंकि रेंज एक एब्सोल्यूट मेजर है और एब्सोल्यूट मेजर में यूनिट्स वही होते हैं जो डेटा सेट के एक्चुअल यूनिट्स आएंगे। सिमिलरली दूसरा जो डेटा सेट है लू 26, ये दूसरी एक वैरायटी का नाम है, उसकी जो रेंज आ रही है वो आ रही है 40 cm। अब रेंज क्या चीज मेजर करती है? रेंज मेजर करती है वेरिएशन इन द डेटा, डेटा में वेरिएशन कितनी आ रही है। अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन में लेकर आए तो वाकई लग तो यही रहा है कि जो लू 26 है उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है, चूंकि 40 सेंटीमीटर तक वेरिएशन है। अच्छा, जब आप रेंज कैलकुलेट करते हैं ना रेंज, तो एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि कोई सी भी दो वैल्यूज आपस में वेरी कर रही हैं, लेकिन किसी भी दो वैल्यूज का वेरिएशन आपस में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है। देखे ना आपने कैसे कैलकुलेट किया है, सबसे ज्यादा वेरिएशन इसकी और इसकी हो सकती थी और वो 10 बनती है। अब इनकी और इनकी वेरिएशन एक की है, ये 3 की है, ये 4 की है, कोई भी वेरिएशन 10 से ज्यादा नहीं होगी। तो जब आप रेंज बताते हैं तो एक्चुअली आप ये बता रहे होते हो कि ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन किसी भी दो वैल्यूज में कितनी हो सकती है, तो वो 10 cm है। लेकिन जो लू 26 है उसमें वो 40 है। अच्छा, एक चीज नोट करें, अगर आप 50 को कंसिडर ना करें फॉर द टाइम बीइंग, तो बाकी डेटा में आपको कोई खास वेरिएशन नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर ज़ाहिर मजबूरी है, 50 डेटे का पार्ट है और अगर आप इस 50 को डेटा में कंसिडर करेंगे
तो अब आपके पास वेरिएशन जो है वो 14 पर चली जाती है। एक्चुअली यही रेंज का एक, अगर ये बड़ा आसान है डेटा कैलकुलेट करना, रेंज कैलकुलेट करना, तो इसका ये फिर डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज इसके एक्चुअली दो डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज ये है, फर्ज करें कि ये हर डॉट एक वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वैल्यू 7 है, एक 8 है, एक 9 है और देन 12 है। रेंज कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू 5 बनती है। दूसरा डेटा सेट है, एक वैल्यू 7 है, एक 10 है, एक 11 है और तीन वैल्यू जो है वो 12 पर है। और रेंज जब हम इनकी कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 5 ही बनती है। अब जब आप वेरिएशन की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं कि डेटा सेट में जो रेंज है वो, या तो इनको डिसेबल कर दें बार बार, फिर ये जो है ना वो आते जाएंगे, आपने इनको एंटर नहीं करना ना, हाँ, तो वो फिर जैसे ही वो करते हैं ना वो डाउन आ जाता है। जी, तो इस तरह से अब देखें, जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम ये है कि इसमें डेटा सेट बड़ा इवनली स्प्रेड है, हर जगह तकरीबन इक्वल डिस्टेंस पर वैल्यू बड़ा इवनली स्प्रेड है, और यहां पर वैल्यू या शुरू में है और या ज्यादातर आखिर में है। लेकिन जब आप रेंज कैलकुलेट करते हो तो रेंज क्या कहती है? रेंज कहती है कि बीच में इंटरमीडिएट डेटा कैसे है, वो रेंज इससे पूछती नहीं है, टोटली इस चीज को इग्नोर कर जाती है कि दरमियान में किस तरह का डेटा है, क्या इवनली स्प्रेड है या बस एक्सट्रीम्स पर पड़ा हुआ है। तो उसने दरमियान में से क्या है वो कुछ भी नहीं देखना। लाइक जैसे फर्ज करें स्टूडेंट को पेपर में आप क्वेश्चन करते हैं, तो एक टीचर लेट्स सपोज ऐसा है जो शुरू की 2 लाइनें पढ़ता है और आखिर की को 2-4 लाइनें पढ़ लेता है, बीच में से 4 पेज आपने लिखे वो छोड़ता है और वो कहता जी मैं देखता हूं किसी ने आगाज अच्छा किया, एंड ठीक किया, तो बाकी भी ठीक ही होगा। तो लाजमी तो नहीं है कि ये उसकी ट्रू स्ट्रेटेजी हो। तो रेंज का पहला ड्रॉबैक, इट इग्नोर्स द इंटरमीडिएट ऑब्जर्वेशन। इसने बाकी से पूछना ही नहीं है, इसने बस एक पहली वैल्यू लेनी है कि जी डेटा की पहली वैल्यू क्या है और एक आखिरी वैल्यू, बाकी दरमियान में क्या है वो कहता जी कोई पता नहीं, पूछना भी नहीं है, जो कि शायद ट्रू स्ट्रेटेजी नहीं है। सिमिलरली इसके दरमियान में वैल्यूज का पैटर्न बड़ा ही डिफरेंट था, लेकिन रेंज कहती है जी दोनों डेटा सेट में वेरिएशन एक जैसी है। बात हम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम शायद रेंज का सही वाला यूज नहीं कर रहे हैं। तो रेंज का पहला डिसएडवांटेज यही है, इट इग्नोर्स द इंटरमीडिएट ऑब्जर्वेशंस। अब इसका जरा दूसरा डिसएडवांटेज देखें। ये डेटा देखें, इसमें कोई खास वेरिएशन नहीं आ रही, 5 मैक्सिमम वैल्यू है, 1 इसकी मिनिमम वैल्यू है और डेटा की रेंज है 4। रेंज को अब हम ऐसे पढ़ेंगे कि किसी भी 2 वैल्यूज के दरमियान जो वेरिएशन है वो 4 से ज्यादा नहीं है। बात तो ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं है। अब जरा दूसरा डेटा सेट में आ जाएं। दूसरा डेटा सेट भी ऑलमोस्ट सारा कुछ वही है, बस 5 की जगह सिर्फ एक रीडिंग चेंज हुई है, 120 हो गई है। और अब अगर रेंज कैलकुलेट करेंगे तो 119। इंटरप्रिटेशन ही गलत हुई, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वेरिएशन 2 वैल्यूज की आ सकती है वो 119 तक हो सकती है। और जब हम सिर्फ ये 2 वैल्यूज लेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि जी हमने डेटा की रेंज कैलकुलेट की है, तो शायद फौरन हम ये कहेंगे कि भाई ओहो, सेकंड जो डेटा सेट है उसमें तो 119 तक वेरिएशन चले जाती है, इसका मतलब वहां वैल्यू बहुत ज्यादा वेरी कर रही हैं। लेकिन देखें तो सही कि इन वैल्यूज का पैटर्न और इन वैल्यूज का पैटर्न वो बिल्कुल सेम ही है। बात सिर्फ और सिर्फ एक रीडिंग की आई है। क्या कहेंगे एक रीडिंग को? देखें ये आउटलायर है। तो रेंज का अगर ये एडवांटेज है कि ये बड़ा सिंपल है, बड़ा जल्दी क्विकली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो फिर इसका एक डिसएडवांटेज, बल्कि 2 डिसएडवांटेज ये हैं। एक तो ये इंटरमीडिएट ऑब्जर्वेशंस को टोटली इग्नोर कर देता है, और सेकंड डिसएडवांटेज ये है इसका कि ये सेंसिटिव टू आउटलायर्स है। आउटलायर्स पढ़ा था लास्ट टाइम, ऐसी डेटा की रीडिंग विच इज नॉट कंसिस्टेंट विद द रेस्ट ऑफ द डेटा वैल्यूज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज और स्मॉल, कंसिडर टू बी द आउटलायर वैल्यू।
तो इस डिसएडवांटेज को कवर करने के लिए फिर इसकी एक इंप्रूवमेंट है कि जी फिर अगर ये किस जगह पर आप कहें जी कि अगर हमें ये डिसएडवांटेज नहीं चाहिए या डेटा में आउटलायर आ जाए तो क्या फिर हमें कैलकुलेट करना चाहिए? फिर रेंज तो आपको फिर टोटली रॉन्ग साइड पे ले जाएगा। डोंट कैलकुलेट रेंज व्हेनेवर देयर इज एन आउटलायर इन द डेटा। उसकी बजाय क्या करें, इंटर क्वार्टाइल रेंज कर लें। इंटर क्वार्टाइल, लेकिन वर्ड सिर्फ रेंज है, और रेंज आपको पता मैक्सिमम माइनस मिनिमम को कहते हैं। फर्क सिर्फ आपने अब ये करना है कि IQR में, दैट इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज में, आपने वैल्यूज की रेंज नहीं लेनी। और हमें पता है 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1, Q2 और Q3। डेटा के 3 क्वार्टाइल्स, Q1, Q2 एंड Q3। मैक्सिमम वैल्यू डेटे की मिनिमम वैल्यू यहां पर पड़ी हुई है, मैक्सिमम वैल्यू वहां पर पड़ी हुई है, और आपने अब क्या करना है, इनकी रेंज नहीं लेनी। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यूज है, इनकी रेंज नहीं लेनी, आपने क्वार्टाइल्स की रेंज लेनी है। और रेंज कैसे? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम क्वार्टाइल क्या है? Q3। मिनिमम क्वार्टाइल क्या है? Q1। तो बजाय इसके कि वैल्यूज की रेंज लें, आप रेंज ही कैलकुलेट करें, लेकिन क्वार्टाइल्स की, इंटर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल की रेंज। और देन अगर आप क्वार्टाइल्स की रेंज कैलकुलेट करेंगे तो देखें आउटलायर अगर आएगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज रीडिंग वो इधर कहीं आ जाएंगी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉल ऑब्जर्वेशंस वो यहां कहीं आ जाएंगी। तो इनकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो क्वार्टाइल्स हैं या मीडियन भी आपने पढ़ा था, आउटलायर से इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो आउटलायर एंड्स पे जाएंगे, क्वार्टाइल्स एंड से नहीं कैलकुलेट होते। वो हम इधर से 25% रीडिंग छोड़ देंगे ना। अगर जब हम 25% रीडिंग छोड़ेंगे तो इसमें अगर कोई आउटलायर होगा तो वो तो वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा, और जब अपर 25% रीडिंग छोड़ देंगे तो वो आउटलायर डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आउटलायर से इन्फ्लुएंस नहीं होता, रेंज जरूर होती थी। तो इसकी एक इंप्रूव्ड वर्जन ये है कि रेंज, वैल्यूज की रेंज की बजाय आप क्वार्टाइल्स की रेंज कैलकुलेट कर लें। सेकंड, रेंज में 2 ऑब्जर्वेशन यूज हुई थी, एक मैक्सिमम वैल्यू, एक मिनिमम। आप कहेंगे इसमें भी 2 ही यूज हुई हैं, एक Q3 और एक Q1। भाई ये Q3 जो है बिल्कुल सही है, देखने में तो ये सिर्फ एक रीडिंग है, लेकिन ये लार्ज 25% वैल्यूज का एक रिप्रेजेंटेटिव है देखने में एक रीडिंग, एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये एक डेटा वैल्यू नहीं है, बल्कि 25% जो लार्ज वैल्यूज हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हमने एक रीडिंग ले लिया, और फिर स्मॉल 25% वैल्यूज का एक रिप्रेजेंटेटिव ले लिया। लार्ज वैल्यू नहीं ली, बल्कि लार्ज 25% वैल्यूज का एक रिप्रेजेंटेटिव लिया। स्मॉल वैल्यू नहीं ली, बल्कि स्मॉल 25% का एक रिप्रेजेंटेटिव हमने ले लिया है। ठीक, और फिर जब रेंज कैलकुलेट करेंगे तो इसे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज या IQR जो है वो बोलते हैं। तो सेकंड वे रेंज का ड्रॉबैक कवर करने का वे ये है कि आप उस डेटा सेट का IQR जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। IQR, अब मैं वही डेटा ले रहा हूं सिमिलर, जिसमें रेंज कैलकुलेट करके हमने ये कहा था कि LU26 की जो वैरायटी है उसमें ज्यादा वेरिएशन आ रही है बिकॉज दैट वाज एन आउटलायर इन द डेटा, और पाक 81 में इतनी नहीं है। अब अगर आप, ये मैंने रेंज ही कैलकुलेट की हुई है, लेकिन अगर आप इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करें, देखिए Q3 कैसे कैलकुलेट करना है, ये लास्ट एक्सरसाइज में किया था। Q1 कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी हमने सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म की थी। तो मैं अब कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूं इस चीज को समझते हुए कि जी ये तो आपको बिल्कुल Q1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q3 कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो आ गया। अब पाक 81 जो है उसमें IQR आ रहा है 6.5 और LU26 में IQR आ रहा है 6.25। देखिए रेंज आपको टोटली मिसलेड कर रही थी। वो लग रहा था कि LU26 में वेरिएशन 4 टाइम्स है एज कंपेयर टू पाक 81, लेकिन अगर वो आउटलायर का इन्फ्लुएंस हम बीच में से गायब करें, यानी कि आप IQR यूज करो, तो वहां पर अब आपको ज्यादा बेटर पिक्चर नजर आ रही है
कि नहीं जी पाक 81 के प्लांट्स जो हैं उनमें वेरिएशन लिटिल बिट ज्यादा है, लू 26 का एक प्लांट था उसने सारी गड़बड़ की हुई थी, उसको अगर आप उसका इन्फ्लुएंस अगर आप वहां से डिस्कार्ड करते हो तो ज्यादा बेहतर पिक्चर आपको नजर आती है। ओके, तो IQR वहां प्रेफर किया जाता है व्हेन एवर देयर इज एन आउटलायर इन द डेटा। और सेकंड, रेंज अगर 2 ऑब्जर्वेशन यूज करती है तो आप समझ लें IQR 50% डेटा जो है वो अपनी कैलकुलेशन में जो है वो यूज करता है। अच्छा, समटाइम्स सेमी IQR यूज किया जाता है, कोई खास रीजन नहीं है, वो बुक में लिटरेचर में आपकी बुक में लिखा हुआ है सेमी IQR। सेमी कहते हैं हाफ को, आधे को, आधा कहते हैं ना, तो सेमी IQR सिंपली ये करना है आपने कि IQR को आपने 2 पर डिवाइड कर देना, IQR डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा सेमी IQR। देखिए मैसेज अब भी वही है, मैसेज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा कि जी 3.25 इज अ लिटिल बिट मोर वेरिएशन एज कंपेयर टू 3.125। तो सेमी IQR को अल्टरनेटिवली क्वार्टाइल डेविएशन भी कॉल करते हैं। अल्टरनेटिव वे या अल्टरनेटिव नेम्स इसलिए याद रखना जरूरी है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है क्वार्टाइल डेविएशन, और मैंने आपको ये नहीं बताया कि सेमी IQR को ही क्वार्टाइल डेविएशन भी कॉल करते हैं, तो इसलिए इसका अल्टरनेटिव नेम आपने याद रखना है, दैट इज द क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी IQR। रिमेंबर IQR को क्वार्टाइल डेविएशन नहीं कहते, जब IQR 2 पर डिवाइड होगा यानी कि जब वो सेमी IQR बनेगा तब आप जाके उसे क्वार्टाइल डेविएशन का नाम देंगे। इसलिए बेसिकली इसको क्वार्टाइल डेविएशन इसलिए कहते हैं कि ये क्या चीज है क्वार्टाइल्स, और ये क्या चीज हो रही है, जब डिफरेंस ले लिया जाता है तो क्या कहते हैं डेविएशन, डेविएट, इसलिए इसे क्वार्टाइल डेविएशन का नाम दिया जाता है। तो सेकंड जो मेथड था which is improved version of the range, instead of calculating the range preferably calculate quartile deviation of the data। ये जो दो मेथड थे, पहला रेंज और दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, ये एक कॉन्सेप्ट के साथ थे। क्या कॉन्सेप्ट था, हम वैल्यूज को आपस में डेविएट कर लेते थे आपस में, और फिर देखते थे कि सबसे बड़ी डेविएशन क्या आ रही थी, उसी को कह देते थे कि जी ये सबसे से ज्यादा डेविएशन अगर 2 वैल्यूज में आ रही है, बस आप सिर्फ उसी को मेंशन करते थे और बाकी किसी को मेंशन नहीं करते थे। लेकिन अगले जो 2 फार्मूले हैं, क्योंकि टोटल 4 है ना, अगले जो 2 फार्मूले हैं वो सेम कॉन्सेप्ट पर जो है वो आ रहे हैं। अब आइडिया क्या है कि बजाय इसके कि हम वैल्यूज की आपस में रेंज लें, इसकी बजाय आइडिया ये दिया जा रहा है सेलेक्ट सिंगल वैल्यू एज रेफरेंस वैल्यू, कि आप एक वैल्यू को रेफरेंस वैल्यू ले लें, पूरे डेटा में से एक वैल्यू को रेफरेंस वैल्यू ले लें। अब क्वेश्चन ये है जी कौन सी वैल्यू को एज अ रेफरेंस वैल्यू लिया जाए। आप जिस भी वैल्यू को रेफरेंस वैल्यू लेंगे, जैसे बाकी वैल्यूज हैं, इंसान होती तो वो शोर मचाती, जी आपने उसको क्यों चूज कर लिया रेफरेंस के तौर पे, आपने हमको क्यों नहीं किया। वो जिसको आप एज एन रेफरेंस वैल्यू पिक करेंगे बाकी शोर मचाएंगे, जैसे वो पॉलिटिशियन होते हैं कि जी आपने उसको वजीर बना दिया, हमें क्यों नहीं बनाया। तो फिर इस झंझट से निकलने के लिए मैंने लिख दिया है कि क्या करें, रेफरेंस वैल्यू किसी एक सिंगल वैल्यू को ना लें, बल्कि तमाम वैल्यूज को कहें कि ठीक है जी हम आपसे इंफॉर्मेशन लेके मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। आता है ना तमाम वैल्यूज का सम, तो इसका मतलब है ये एक ऐसी रेफरेंस वैल्यू मैं यूज कर रहा हूं जिसमें शायद किसी को इसलिए एतराज नहीं है कि मैंने तमाम डेटा सेट से वैल्यू से इंफॉर्मेशन लेके एक रेफरेंस वैल्यू बना ली है। तो आपने अब क्या करना है कि जो सिंगल वैल्यू का मैं बात कर रहा था कि सिलेक्ट एज अ रेफरेंस वैल्यू, तो वो डेटे का मीन, इसलिए कि तमाम ऑब्जर्वेशन उस वैल्यूज को बनाने में अपनी कंट्रीब्यूशन करेगी। और इसके बाद अब क्या करना है, चूंकि हमने डिस्पर्शन देखनी है तो डेटा में मुख्तलिफ वैल्यूज हैं और हमने एक मेन को एज एन रेफरेंस बना लिया है, और अब आपने ये फर्ज करें ये जो वैल्यू है ये रेफरेंस वैल्यू है और ये बाकी है डेटा वैल्यूज। डिस्पर्शन ना,
कोई वैल्यू मीन के करीब आ रही है, कोई वैल्यू मीन से दूर आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, आप कहें जी हम देखेंगे कि ये कितनी नजदीक या दूर है। ये तो एक डेटा वैल्यू है, दूसरी डेटा वैल्यू इसके ज्यादा करीब है, तीसरी डेटा वैल्यू, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इस लाइन को अगर कोई नाम देना चाहूं तो कह सकता हूं ये वो वाली लाइन, x माइनस एक्स बार, डिफरेंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द रेफरेंस वैल्यू। तो डेटे का मीन एज एंड रेफरेंस वैल्यू जो है वो मैंने जो है वो यूज किया है। अब मैं इसी को आइडिया मैंने दिया क्या करना है, एक वैल्यूज को एज ए रेफरेंस वैल्यू लेना है, बाकी वैल्यूज को रेफरेंस वैल्यू से डेविएट करना है और देखते हैं कि और देन फिर सारी डेविएशंस को प्लस करके देख लें तो पता चल जाएगा डेटा में टोटल कितनी स्प्रेड आ रही है ना। ये तीन ऐसे ही मैंने एक हाइपोथेटिकल सी वीट की तीन वैरायटीज ले ली हैं। एक वैरायटी का नाम ए वैरायटी है, एक बी वैरायटी है, एक सी। इनका ना मुख्तलिफ जैसे गाड़ियों के ब्रांड होते हैं, मॉडल्स होते हैं, कंप्यूटर्स के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स के, इसी तरह से वीट की भी डिफरेंट वैरायटीज है, ऐसे मैंने नाम रख दिया। एंड देन तीनों जो वैरायटीज थी, ए वैरायटी उसकी एक प्लॉट से यील्ड आ रही है 40 kg, उसी वैरायटी को जब दूसरे प्लॉट में शो किया है तो वहां उसकी यील्ड है 50 kg, और अगर उसको तीसरे प्लॉट में शो किया है तो 60। इसका मतलब है कि जो वैरायटी ए है उसकी यील्ड परफॉर्मेंस प्लॉट टू प्लॉट वेरी कर रही है। तीनों जगह हमने ए वैरायटी ही शो की है, लेकिन कभी 40, कभी 50 और कभी 60। जो बी वैरायटी है वो किसी प्लॉट पे 30, किसी प्लॉट पे 50 और किसी प्लॉट पे 70। जो सी वैरायटी है कभी वो 10 kg और कभी वो 90 kg, कभी वो 50 kg। ठीक, अब इनका वेरिएशन कंपैरिजन करना है, आइडिया ये यूज करना है। पहला जो डेटा सेट है उसकी रेफरेंस वैल्यू बना लें, उसके मुताबिक 60 प्लस 40 100 प्लस 50 150 डिवाइडेड बाय 3, तो रेफरेंस वैल्यू बन गई 50। इसका भी एवरेज रेफरेंस वैल्यू बनाए 50 और इसका भी रेफरेंस वैल्यू बनाए तो 50 है। तो तीनों डेटा सेट की बाय चांस रेफरेंस वैल्यू तो सेम ही बन रही है। अब कहा जा रहा है कि इनकी आपने डेविएशंस लेनी है, इनकी डेविएशंस कैलकुलेट की रेफरेंस वैल्यू से, इसकी डेविएशन की कैलकुलेट की अपनी रेफरेंस वैल्यू से, 30 माइनस 50 माइनस 20, कीप इन द साइन एज वेल, और इसकी रेफरेंस वैल्यू कैलकुलेट की 10 माइनस 50, 50 माइनस 50 और 90 माइनस 50, 40 माइनस 40 एंड 0। और जब आप इन तमाम रेफरेंस वैल्यूज से डेविएशन लेके सम करेंगे तो तीनों का सम टोटल 0 आ रहा है। तो आप कहें जी ऑल्दो डेविएशंस तो है वैल्यूज में, लेकिन टोटल तो सबका ही 0 आ रहा है। क्या ये इस डेटा सेट में ही है? नहीं, ये इस डेटा सेट में एक्चुअली नहीं है, बल्कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, नहीं ये स्टूडेंट को नजर आ रहा होगा ये वाली चीज, ठीक है। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0, ये तो हमने पहले ही प्रॉपर्टी मीन की पढ़ी थी, तो इससे डेटे का तो कोई कंसर्न ही नहीं है। वो कहता है कि जब भी आप डेविएशन लेंगे मीन से, उसका सम करेंगे 0, चाहे वो डेविएशन कम हो ज्यादा हो, इससे कहता है जी कोई कंसर्न नहीं, सम 0 जरूर होगा। तो ये जो आइडिया हमने जनरेट किया था, लग ऐसे रहा था कि इस डेटा में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रही है फ्रॉम मीन और इस डेटा में कोई कम वेरिएशन है, लेकिन फार्मूला तो आपको ये नहीं मैसेज दे रहा, वो तो हर जगह ही आपको 0 कह रहा है, और ये ऐसा ही है, ये तो प्रॉपर्टी है। अब देखिए हमारे लिए 10 बड़ी डेविएशन है या माइनस 10 बड़ी है। देखने में 10 नंबर बड़ा है, चूंकि पॉजिटिव है ना, वो नेगेटिव है, लेकिन हमारा कंसर्न इस वक्त पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। फर्ज करें ये डेटे का मीन है, ये वैल्यू नीचे है मीन से 10 और ये वैल्यू ऊपर है मीन से 10। हमारे लिए दोनों वैल्यू, चाहे वो ये वाली वैल्यू हो, सेकंड वन हो या फर्स्ट वन हो, हमारे लिए दोनों वैल्यू मीन से एक जैसा ही दूर है, चाहे वो उस साइड पर हो चाहे वो उस साइड पर हो, डेविएट वो सेम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है
कि जब आप इसकी डेविएशंस को जमा करके टोटल डेविएशन बताने की कोशिश करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। तो हमारे लिए तो प्लस भी माइनस भी दो गलतियां हैं। अब दो गलतियां एक सही नहीं होता, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते कि जी आप फर्ज करें काउंटिंग कर रहे हैं, किसी जगह आपने किसी को 10 रुपए ज्यादा दे दिए और किसी कंपनी को आपने 10 रुपए कम दे दिए, दो गलतियां की। शाम को आपने अपना अकाउंट बैलेंस जो भी काम किया आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, साहब मैच हो गया है, जीरो बैलेंस, मतलब जितने पैसे हमने दिए थे वो बिल्कुल मैच हो गए जीरो। लेकिन दो गलतियां हैं, एक कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट गई हुई है और एक को कम गई हुई है। वो कम वाला तो आपको शायद बता ही दे, एक्स्ट्रा वाला तो बताएगा भी नहीं। तो दो गलतियां एक सही नहीं है। तो इसलिए आप कहेंगे कि आइडिया तो बिल्कुल ठीक था लेकिन ये गड़बड़ हो रही है, जब हम टोटल कर लेते हैं वो तो फिर सब जीरो हो जाता है। ये जो टोटल एक्चुअली जीरो हो रहा है ये कैंसलिंग साइन प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। साइन कैंसिल हो जाते हैं ना, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए और जीरो आ गया। ये हर डेटा में ही होगा रिगार्डलेस ऑफ द स्प्रेड ऑफ द वैल्यू इन द डेटा। चाहे वो डेविएशन कम ज्यादा हो लेकिन साइन की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर ये मेथड तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल पहले तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ जी ये तो बिल्कुल ठीक है कि एक वैल्यू को रेफरेंस वैल्यू बना लें, बाकी वैल्यू को उससे डेविएट कर लें तो आपको ट्रू पिक्चर नजर आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छा नजर आ रहा था। लेकिन यहां पर आके अब ये गड़बड़ हो गई कि ये तो जीरो हो जाएगी। अब जरा एक चीज नोट करें, हमारे लिए ये वैल्यू मीन से डेविएट कर रही है, ये वैल्यू मीन से डेविएट कर रही है। हमें इससे क्या कि वो मीन से ऊपर डेविएट कर रही है या नीचे कर रही है, यानी कि साइन तो हमें कंसर्न नहीं है। अगर साइन कंसर्न नहीं है, साइन प्रॉब्लम भी कर रहे हैं, साइन चाहिए नहीं, हमारे लिए साइन कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए 10 चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हम कहेंगे 10 10 ही है। वो 10 यूनिट दूर है, चाहे वो दाएं साइड पे दूर है बाएं साइड पे दूर है, वो अपने टारगेट से दूर है। आपको निशाना लगाने वाला है, उसको कहा गया था कि ये तुम्हारा टारगेट है, यहां तुमने हिट करना है। उसने 1 फुट ऊपर लगा दिया निशाना, दूसरे ने 1 फुट नीचे लगा दिया, तो हम कहेंगे जी आपका जो एम है निशाने पे नहीं लगा। चाहे वो 1 फुट ऊपर हो या 1 फुट नीचे है, तो हमारे लिए तो वो कंसर्न ही नहीं है, हमारे लिए वो टारगेट पे नहीं है। साइन प्रॉब्लम कर रहे हैं, साइन चाहिए नहीं, तो साइन छोड़ दें। फिर सोल्यूशन दे रहा हूं, टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू। याद है एब्सोल्यूट वैल्यू स्टार्ट में पढ़ाई थी कि बजाय इसके कि आप डेविएशंस लें, यानी कि साइन भी कंसिडर करें, सिर्फ और सिर्फ डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू दे दें। एब्सोल्यूट वैल्यू याद है, साइन नहीं हम लेते। ये नोटेशन जो मैंने सम इंपॉर्टेंट नोटेशन जब आपको टीच की थी उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि जी इसका क्या है। तो आप क्या करेंगे, डेविएशंस लेने के बाद आप उस डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। तो देखिए अब मैंने साइन छोड़ दिया, सबके साइन मैंने इग्नोर कर दिया। अब जब आप उसको सम अप करोगे अब वो इशू नहीं आएगा। इसका सम 20 है, इसका सम 40 है, इसका सम 80 आ रहा है, अब वो इशू नहीं आएगा। तो मैं आपको विदाउट मैथमेटिक्स एक फार्मूले पे ले गया हूं जो कि थर्ड फार्मूला है, और वो है फार्मूला मीन डेविएशन। क्या करना है, एब्सोल्यूट डेविएशंस ले लेनी है, यानी कि डेविएशन लेने के बाद उसका एब्सोल्यूट कर देना है और फिर उसकी एवरेज कर देना। एक्स की एवरेज करनी है, आप कहें जी एक्स को जमा कर लें और एन पर डिवाइड कर दें। एक्स स्क्वायर की एवरेज करनी है, आप कहें जी एक्स स्क्वायर बना के उसको जमा कर लें, एन पर डिवाइड कर दें। डेविएशंस की एवरेज करनी है एब्सोल्यूट, डेविएशंस बना के एब्सोल्यूट कर लिया, उसको जमा कर लें, एन से डिवाइड कर दें। तो क्या बन गया, एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशंस। लेकिन लिखते हम सिर्फ इतना ही है, लिखना तो वैसे चाहिए मीन एब्सोल्यूट डेविएशन लिखना चाहिए, लेकिन चूंकि लिटरेचर में सिर्फ इतना ही वर्ड लिखा हुआ है दैट इज द मीन डेविएशन। तो क्या करना है, डेविएशंस को लेके उसका एब्सोल्यूट लेके सम कर लेना है 20 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज या डेविएशंस 3 तो 6.67। और इसी तरह से जब आप सेकंड वैरायटी का कैलकुलेट करेंगे तो 13.33 और थर्ड वैरायटी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 26.67। वो मैसेज
जो सिंपल डेविएशन को सम करके आपको नहीं मिल रहा था, वो तो सब जगह 0 आ रहा था, वो मैसेज क्लियर नहीं था, साइन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने साइन इग्नोर कर दिए, और साइन इग्नोर करने के बाद देन अब आप कह सकते हो कि वैरायटी ए जो है, ऑल्दो उसकी हीट प्लॉट टू प्लॉट वेरी कर रही है, बट कंसिडर टू बी मोर स्टेबल वैरायटी, क्योंकि उसकी वेरिएशन प्लॉट टू प्लॉट ज्यादा नहीं है, लेकिन जो थर्ड वैरायटी है वो किसी प्लॉट में बहुत ज्यादा आपको क्रॉप हील्ड दे देती है और किसी प्लॉट में जो है वो कम। तो कैंसलिंग साइन प्रॉब्लम्स को टैकल करने का वे आउट ये था कि जी आप इसके एब्सोल्यूट लें, ठीक। एक और इसका सॉल्यूशन है, वो फोर्थ फार्मूला है, और वो सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन नंबर 2 ये है, स्क्वेयर द डेविएशंस, बजाय इसके कि डेविएशंस को आप एब्सोल्यूट करें, आप उसके स्क्वेयर्स ले लें, और पता है ना नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वेयर भी पॉजिटिव चला जाता है, तो साइन छोड़ने की बजाय हमने डेविएशंस के स्क्वेयर्स ले लिए, ये भी साइन को जो है वो अकोमोडेट कर लेगा, साइन को गेट रिड कर देगा, लाइक दिस वन। डेविएशन आ रही थी -10, स्क्वायर किया तो +100, ठीक, और देन स्क्वायर्ड डेविएशंस की एवरेज कर दी। उधर क्या था, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, और इधर क्या है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन। इसको हम वेरिएंस कहते हैं, बड़ा पॉपुलर है, और इसकी बकायदा नोटेशन भी है, जबकि पिछले आप देखें किसी फार्मूले में मैंने नोटेशन नहीं लिखी, रेंज का रेंज लिख दिया, IQR का IQR लिख दिया, या मैक्सिमम उनकी एब्रीवेशन लिख दी, और यहां पर चूंकि फिक्स फार्मूला है तो वेरिएंस को हम S स्क्वायर के साथ, स्क्वायर भी हम ऊपर इसके लगा देते हैं, तो S स्क्वायर इज द स्टैंडर्ड नोटेशन टू रिप्रेजेंट द वेरिएंस। 200 divided by 3, आंसर इज 66.67 kg स्क्वायर। देखें जितने भी बाकी एब्सोल्यूट मेजर्स थे, रेंज था, क्वार्टाइल डेविएशन थी, सेमी डेविएशन थी, जितने भी आपके पास बाकी मेजर्स थे, उसके यूनिट्स वही आते थे जो ओरिजिनल डेटा के आते थे, लेकिन इसके यूनिट्स क्या आएंगे, स्क्वायर टाइम्स द यूनिट्स ऑफ द ओरिजिनल डेटा है, स्क्वायर टाइम्स, ठीक। तो अब मैं बहुत ज्यादा, हम चूंकि आपके एग्जाम से या आपके क्लास के आपके कोर्स के रेलेवेंट कि जी फिर मीन डेविएशन जो पिछला था, स्क्वायर डेविएशंस जो कि नेक्स्ट है, 2 सॉल्यूशन बताए, विच वन वी शुड प्रेफरेबली यूज। आपके कोर्स में कोई इतनी डिस्कशन नहीं है, पर हाल इसकी एक रीजनिंग है कि व्हाई प्रेफर वेरिएंस इंस्टेड ऑफ द मीन डेविएशन। ये एक्स्ट्रा वेटेज देता है, हम उस साइड पे नहीं जाते, बस आप ये याद रखें कि वी प्रेफर वेरिएंस इंस्टेड ऑफ द मीन डेविएशन। लेकिन बाकी सारा कुछ तो इसने मसले हमारे अच्छा, इससे पहले कि मैं वेरिएंस के ऊपर कुछ और डिस्कशन करूं, वेरिएंस कैलकुलेट करने के 2 फार्मूले हैं। एक फार्मूला अभी आपसे शेयर किया है कि डेविएशन स्क्वायर लेके डिवाइडेड बाय n कर दें, और रिकॉल करें अब आप अपना सेकंड लेक्चर, उस सेकंड लेक्चर में मैंने ये चीज आपको, और आपने शायद प्रूफ भी की थी, कि ये जो डेविएशन है ये इसके बराबर होता है। याद करें कि उस वक्त मैंने एक ऊपर लिखा भी था कि जिस तरह से हम मैथमेटिक्स में a+b स्क्वायर रट लेते हैं, तो आपने इसको भी रट लेना है, ठीक। इसको कुछ लोग कह देते हैं जी ये डेस्क फार्मूला है, कि इंस्टेड ऑफ कि आप मीन कैलकुलेट करें, डेविएशन लें, स्क्वायर करें, सम करें, बिल्कुल सेम आंसर ही आएगा अगर आप उसकी बजाय ये कैलकुलेशन करते हैं। तो ये देखें, मैंने इस कैलकुलेशन की बजाय डिनोमिनेटर में अल्टरनेटिव फार्मूला लिखा हुआ है, और ये जो n है स्टिल इधर है, स्टिल वही है। इससे कैलकुलेशन की आंसर 66.67 आया, इसमें वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन की आंसर 66.7 आया, तो आंसर तो सेम है। ये वैसे फार्मूला इसलिए प्रेफर किया जाता है, जरा नोट करें कि इसमें आपको देखने में ये जरूर ज्यादा बड़ा लेंथी नजर आता है, लेकिन कैलकुलेशन में क्या करना, बस इसके स्क्वायर लेना, ये वाला आ जाएगा, ये ऑलरेडी स्क्वायर हुआ है, सम हुआ है, इसका स्क्वायर कर दें डिवाइडेड बाय n, तो वो जो अब आपने मीन लेना है, फिर डेविएशन करनी है, फिर स्क्वायर करना है,
उसमें मेरा ख्याल है कि ज्यादा टाइम आपका सर्व होता है और उसमें फिर शायद राउंडिंग एरर्स भी ज्यादा आ जाते हैं। तो ये अल्टरनेटिव फार्मूला है वेरिएंस का। वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी दैट यूटिलाइजेस ऑल द डेटा। ना वेरिएंस में क्या किया गया है, वेरिएंस हमने किसी भी वैल्यू को नहीं छोड़ा, तमाम वैल्यूज को मीन से डेविएट करके, हाँ वो स्क्वायर इसलिए किया कि वो कैंसलिंग टाइम प्रॉब्लम वाला इशू ना रहे। इट इज बेस्ड ऑन स्क्वायर डिफरेंसेस between the values and the data and the variance is denoted by s square। वेरिएंस के साथ अब एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए इतने हमारे उसने मसले सॉल्व कर दिए, वो रेंज सिर्फ 2 वैल्यू लेता था, IQR 50% लेता था, ये सारी वैल्यू भी लेता है, कैंसलिंग साइन प्रॉब्लम वाला प्रॉब्लम मसला भी इसने हमारा सॉल्व किया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा एक मसला सिर्फ ये रह गया है कि अगर ओरिजिनल डेटा के यूनिट केजी या सेंटीमीटर्स हो तो इसके यूनिट किसमें आएंगे, स्क्वायर। पिछले एग्जांपल हमने की, इसका जो आंसर आएगा वो स्क्वायर ऑफ द यूनिट्स आएगा, स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल यूनिट्स आएगा। ये एक इशू जरूर है। तो फिर इसका भी एक सोल्यूशन कर देते हैं और उसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, स्क्वायर रूट ले ले। आपको पता है स्क्वायर रूट से स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें, वेरिएंस और इसका स्क्वायर रूट ले लें, क्या रह जाएगा, सिर्फ s, और इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कॉल करते हैं। वेरिएंस s स्क्वायर वेरिएंस और इसका स्क्वायर रूट कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, जस्ट इट्स स्क्वायर रूट। अगर मैं इधर kg स्क्वायर लिख लूं इस वन। अच्छा एक चीज नोट करनी है, फर्ज करें आपने 16 को 25 से जरब देनी है और फिर बाद में उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये इक्वली सही है कि आप इनको अलग-अलग भी लिख सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा, 20 आएगा इसका आंसर। आप इनको मल्टीप्लाई कर लें फिर स्क्वायर रूट ले ले, लेकिन इनका स्क्वायर रूट अलग-अलग से भी आप लिख सकते हैं। और याद ये रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लस मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है, नॉट फॉर द प्लस। प्लस के लिए नहीं आप लिख सकते, वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जो चीज है ये ट्रू है, लेकिन आप उसे प्लस के लिए नहीं ये मेंशन करके जो है वो लिख सकते। तो इस हिसाब से कि चूंकि ये अलग-अलग से लिखा जा सकता है, अलग-अलग से ये लिखा जा सकता है, तो इसके लिए फिर मैं 66.67 को 66.67 इसका स्क्वायर रूट अलग से लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय kg स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग से लिख देते हैं। इसका स्क्वायर रूट आ गया 8.17 और इस स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो गया और kg सेम यूनिट्स आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन measures the variation in the data in terms of same units as the units of the original data। वो फाइल हो गया किसी तरह से, as the units of the original data। अच्छा ये बहुत सारी जो कैलकुलेशन है, ये जो आपको मैंने एक स्पेसिफिक टाइप के कैलकुलेटर्स कहे थे, ये कैलकुलेशन बेसिकली सब नहीं मैं बहुत सारी लफ्ज बोल रहा हूं, उसमें भी हो जाती हैं। यानी कि कैलकुलेटर पर अगर हम डेटा फीड कर दें और बजाय इसके कि हम वेरिएंस मैन्युअली कैलकुलेट करें, जस्ट डेटा फीड कर दें, वहां वेरिएंस का बटन है, हम बटन प्रेस करेंगे तो वो हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह डायरेक्टली भी कैलकुलेट करके दे सकते हैं। अच्छा अब मैंने, और ये हर कैलकुलेटर्स में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, स्टार्ट में जो मैंने एक स्पेसिफिक टाइप का कैलकुलेटर आपको कहा था, स्पेसिफिक टाइप का, ये शायद ऑप्शन उसी कैलकुलेटर में जो है वो अवेलेबल है। अब आप जरा नोट करके मुझे बताएंगे कि हाथ खड़ा करके रेज हैंड करके मुझे बताएंगे कि कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनके पास वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैलकुलेटर है जो मैंने आपको खरीदने के लिए कहा था, ताकि मैं अब आपसे कैलकुलेटर्स के ऊपर भी
कैसे डेटा एंट्री करनी है और कैसे सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वो आपसे शेयर कर सकते हैं। कितने लोग हैं जिनके पास मेरा जो स्पेसिफिक टाइप है, या वो नहीं, कम से कम अगर आप मोड का बटन प्रेस करें तो आप कहें जी बिल्कुल हमारे कैलकुलेटर पर वही 8 ऑप्शन आ जाती हैं जो कि आपने हमें 8 या 9 ऑप्शन जो कि बताई गई। और मैनी ऑफ यू, इस वक्त 4 लोगों ने हाथ खड़ा किया है कि जी हमारे पास वो कैलकुलेटर है, निम्रा है, तनवीर है, अरसलान है और हसीब है। इसके अलावा बाकी और 12-14 कैंडिडेट इनके पास कैलकुलेटर्स नहीं है, जवेरिया के पास नहीं है। यार आप कैलकुलेटर्स क्यों नहीं परचेज करते आप? इस तरह तो इशू आएगा ना। मैंने आपसे प्रैक्टिस करानी है तो 4-5 लोगों के पास ये बस कैलकुलेटर है, बाकियों के पास तो स्टिल नहीं है। हसीब आप बताओ, आपने क्यों नहीं बेटा ये कैलकुलेटर आपने परचेज किया? हसीब सर है मेरे पास। तो आपने फिर आप मुझे हेलो बताया नहीं। नहीं, वो उसी क्रेज। उसी उसी ब्रांड का है, उसी स्पेसिफिक टाइप का जो मैंने लिखवाया था। जी जी वही वाला है। ओके फाइन, चलें ठीक है। तो आपके पास कैलकुलेटर्स जो हैं वो स्पेसिफिक ब्रांड्स के होने चाहिए ताकि आप नेक्स्ट कोई कैलकुलेशन अगर हमने करनी हो तो उस कैलकुलेशंस को हम लोग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी तक आपसे मैंने शेयर किया था, मीन डेविएशंस कैलकुलेट करना, जिसमें आप क्या करते हो, डेविएशंस लेके एब्सोल्यूट करके सम कर लेते हो। ग्रुप डेटा अगर हो तो फिर उसकी कैलकुलेशन बी क्या है। और रिमेंबर मैंने आपको एक वे आउट बताया था कि क्या करें। मैं फिलहाल डेटा सेट लिख रहा हूं और मैंने एक वे आउट ये बताया था कि अगर आपने इसी फार्मूलों को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना हो, जहां n लिखा गया है वहां आप समेशन f कर दें। तो इस n की बजाय जहां पर n लिखा गया था आप उसको समेशन f कर देंगे। आप उसको समेशन f कर देंगे। और जहां समेशन लिखी गई है आप उस समेशंस की बजाय समेशन एफ कर लेंगे। और अब आप नोट करें कि जो ग्रुप डेटा का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है वो बन जाएगा। बाकी बहरहाल ये उसी तरह की कैलकुलेशन है। और उस वक्त याद करें कि मैंने कहा था कि मैं आपसे इंग्रेडिएंट बनवा रहा हूं, कहा था ना मैंने कि मैं आपसे इंग्रेडिएंट बनवा रहा हूं और अब आप उस इंग्रेडिएंट को यूज करते हुए आप मीन डेविएशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। चलें जी, एक छोटी सी आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, छोटी सी एक एक्सरसाइज करेंगे। एक डेटा लिख रहा हूं, क्लासेस और यहां पर है फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन है कैलकुलेट मीन डेविएशन। चूंकि ये ग्रुप डेटा है, टेक द डेविएशन एंड देन अप्लाई इट्स सम। चलें करें इसको। आपके पास 2 से 3 मिनट है। फार्मूला मैंने लिख दिया है, आल्दो इसकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, लेकिन चलें थोड़े से लोग शायद वो कह रहे थे जी हमें डेविएशंस का कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये अब आप कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करें। आपके पास 2 मिनट है।
किन लोगों ने सॉल्व कर लिया है? जी अरसलान, आपने डेटे का मीन क्या कैलकुलेट किया है? अरसलान, तनवीर, आपने डेटे का मीन क्या कैलकुलेट किया है? सर मेरे हिसाब से तो वो 0 निकला है आंसर इसका। जीरो? किसका जीरो निकला है? यस सर, आपने वही एब्सोल्यूट नहीं किया ना। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? साइन इग्नोर होंगे। यस आपने वो हरकत ना। अच्छा अरसलान, आपने डेटे का मीन क्या फाइंड किया? सिर्फ मीन पूछ रहा हूँ। सर इसका मीन सर 9 आ रहा है सर। 9 आ रहा है। आपने कैसे इसका मीन फाइंड किया है? सर पहले जो क्लासेस थी सर उनमें से x की वैल्यूज निकाली सर, फिर बिल्कुल x सही का है। सर मीन लिया, फिर एक्स x का मीन ले लिया। यानी कि जी। आपने डेटे का मीन जो कैलकुलेट किया है वो इस फार्मूले को यूज किया है, सम जी ऑफ सर। ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ये तो जी गलत है, सर। ये तो गलत है। मीन कैलकुलेट करना फार्मूला, ये ग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा है? ये तो ग्रुप डेटा है। तो क्या फार्मूला था ग्रुप डेटे में? समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ये था मीन का फार्मूला। रिमेंबर, ये इस वक्त ग्रुप डेटा है, ठीक है ना? ये ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटे में मीन आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है। जी सर। हाँ, तो चले अब आप इसकी करेक्शन करेंगे कि ग्रुप डेटा सेट हो तो मीन जो कैलकुलेट होगा वो इस फार्मूले से कैलकुलेट होगा। मीन जो है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट होगा। ग्रुप डेटा है ना, इसमें ये ग्रुप्स बने हुए हैं। एक्स पहले लेंगे मिड पॉइंट्स के तौर पर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका जो मीन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो पहला स्टेप ही अगर हमने रॉन्ग कर लिया है तो इसका मतलब है कि बाकी भी स्टेप जो हैं वो हमारे जो हैं वो ऑल टुगेदर रॉन्ग हो। ठीक, चले कल आपने ये वाली कैलकुलेशन अब आपने खुद करके आनी है। सर 9.9 आ रहा है मेरे ख्याल से। जी 9.9 ये बोर्ड पर आपको नजर आ रहा है जो मैंने किया हुआ है? नहीं सर, बोर्ड नजर नहीं आ रहा? सर एक मिनट सर, मैंने खुद कैलकुलेट किया है अभी सर। जी बोर्ड नजर आ रहा है ना, उस पर देखिए मैंने प्रोसीजर जो है वो लिखा हुआ है। तो आपने अब एज एन एक्सरसाइज कल ये वाले फार्मूला कैलकुलेट करके और एक्यूरेटली मुझे बताना है कि जी आपका क्या आंसर जो है वो आ रहा है। एक आपने ये काम करना है और सेकंड एक्सरसाइज जो आपने करनी है इसी को यूज करना है और जरा ये वाली कैलकुलेशन करके आनी है। और बाकी ये क्या चीज है, ये बात की बात है, आपने एक कैलकुलेशन ये वाली करनी है और एक कैलकुलेशन आपने ये करनी है। तो ये करना, तो ये दो कैलकुलेशंस आपने कल करके आनी है और फिर हम देखेंगे कि आपने क्या इसको सॉल्व किया। ठीक है जी, क्योंकि अभी आपने वो कैलकुलेशंस वगैरह ठीक नहीं की, तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने पेरेंट्स का, अपने बहन भाइयों का, और आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें अपने सराउंडिंग्स में भी देखें कि क्या किसी को कोई फाइनेंशियली ज़रूरत तो नहीं है। ये चीज़ याद रखनी है कि जो सड़कों पर फिर रहे हैं बेकारी, वो प्रोफेशनल है। मैं समझता हूँ उनको सपोर्ट करना एक्चुअली जो है ना शायद रॉन्ग है। उनको वो प्रोफेशनल, वो एक घर में जाएंगे तो उनका काम ही ये है। खुद जरा अपने सराउंडिंग्स में देखें कि किन को शायद आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है और चुप करके उसको जो है वो आप फाइनेंशियली सपोर्ट करें इन हालात में। ठीक है जी, अल्लाह आपके घर वालों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज।